हेलो एवरीवन, मैथ स्टडी फील्ड पे आप सभी का स्वागत है गाइस। आज का ये सेशन आज है मॉक टेस्ट नंबर 5। मॉक टेस्ट नंबर 5 है मैथ एक्सपर्ट प्रैक्टिस बैच का मॉक टेस्ट नंबर आज 5 है। ये सेशन एसएससी, रेलवे, डिफेंस एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चंस होगा बेस्ट एवर क्वेश्चंस होंगे आज के इस सेशन में। तो स्टार्ट करती हूँ आज के इस सेशन को। जैसा कि एसएससी, रेलवे व सभी प्रकार के गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए ये सेशन बेहद ही इम्पॉर्टेंट है और इस बैच का नाम है मैथ एक्सपर्ट प्रैक्टिस बैच। मॉक टेस्ट नंबर आज 5 है। इस सेशन में जो भी क्वेश्चंस होंगे बेस्ट एवर क्वेश्चंस होंगे और ये हर रोज़ 9 AM पर ये क्लास होता है सुबह में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, इस क्लास का PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक मिलेगा, वहां से टेलीग्राम पर जाइएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके और इस क्लास का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। हर रोज़ ये क्लास 9 AM पर मिल जाया करेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे नए हैं या मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन एज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले फिर से बता दूं कि इस सेशन में जो भी होगा, जैसे मैथ एक्सपर्ट प्रैक्टिस बैच में जो भी क्वेश्चंस होगा, अर्थमेटिक प्लस एडवांस मैथ दोनों इंक्लूड है। अर्थमेटिक भी है और एडवांस मैथ के भी क्वेश्चंस इंक्लूड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो कि एज का है। क्वेश्चन दे रखा है, समीरा की वर्तमान आयु उसके पुत्री की आयु की 3 गुना है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:2 होगा, तो समीरा की वर्तमान आयु कितनी है? तो सबसे पहले यहाँ पर समीरा और उसकी डॉटर को, समीरा को एस से डिनोट करूँगी और डॉटर को डी से, राइट। अब यहाँ पर कहा गया है उसकी पुत्री की आयु की 3 गुना, तो यहाँ 3x जो कि समीरा को मान लेंगे 3x और उसकी पुत्री को मान लेंगे x। ये हो गया प्रेजेंट एज, ये हो गया प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज का रेशियो जो कि हो गया 3x और x। कहा गया है 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:2 होगा। 6 वर्ष बाद समीरा और उनकी पुत्री का आयु का अनुपात 5:6 होगा। तो हमें प्रेजेंट एज का रेशियो दे रखा है 3x आ गया, समीरा का 3x है क्वेश्चन में दे रखा है और डॉटर का उसका x माने हैं। तो यहाँ से प्रेजेंट हमें 6 वर्ष बाद पर जाना है, तो 6 वर्ष बाद पर हमें प्रेजेंट से 6 वर्ष बाद पर जाना है। तो प्रेजेंट एज से 6 ईयर आफ्टर पर जाना है। तो उसके लिए 6 वर्ष बाद का हमें एज निकालना है। उसके लिए प्रेजेंट एज में 6 वर्ष को प्लस 6 करेंगे। यहाँ पर प्रेजेंट एज का रेशियो 3x है और उसमें प्लस 6 कर देंगे। यदि प्रेजेंट एज से 6 वर्ष पहले पर जाना होता तो माइनस करते 6 कर लेते, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट एज का रेशियो 3x है और उसमें प्रेजेंट एज से बाद में जाना है तो प्लस का 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पर डॉटर का हो जाएगा x, तो x से हमें x जो कि प्रेजेंट एज है और इस प्रेजेंट एज से 6 साल बाद जाना है, तो यहाँ भी x + 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर लेते हैं समीरा और उसकी डॉटर। समीरा की जो कि 6 वर्ष बाद वाला एज है 3x + 6 प्रेजेंट एज से 6 वर्ष बाद वाला, और डॉटर का है x + 6 जो कि दे रखा है उनकी, यहाँ पर दे रखा है 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:2 है। तो इसको बराबर कर लेंगे, अनुपात यानी डिवाइड होता है तो 5/2 का भाग लगाते हैं। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे, यहाँ देखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x × 2 करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 6x आ गया, 6x प्लस रहेगा, बीच में प्लस का साइन है इसलिए प्लस हो जाएगा। 6 × 2 करेंगे, फिर यहाँ पर 12 आ जाएगा, फिर इक्वल टू लगा लेंगे, राइट। अब यहाँ पर 5 है और यहाँ पर x है, तो 5 × x करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 5x
5x आ गया और इसके सामने जो लिखा जा रहा है तो डायरेक्ट अच्छा होगा कि हम डायरेक्टली इसको घटा लेंगे या जोड़ लेंगे। तो यहाँ से फिर यहाँ पर 6 है और यहाँ 5 है, तो प्लस है तो प्लस लग जाएगा और 6 बचे 30। यहाँ से 30 आ गया। अब यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, तो डिफरेंस लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6x में से 5x को माइनस करेंगे, यहाँ x आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा। फिर यहाँ पर 30 है और 18 है, 30 में से जो कि 18 को 30 में से 12 को माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 18, यहाँ से आ जाएगा 18। तो 18 x का मान आ गया 18, यानी उसकी डॉटर की प्रेजेंट एज हो जाएगी। यहाँ डायरेक्टली x का मान जो कि डॉटर को x माने थे तो 18 लिख देती हूँ। और उसकी यदि समीरा की आयु पूछी जाए तो 18 इंटू 3 करने पर, यहाँ 18 पुट करने पर यहाँ हो जाएगा 18 इंटू 3 करने पर ये हो जाएगा 54। तो 54 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर समीरा की आयु पूछी गई है, तो 54 ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यदि यहीं पे उसकी डॉटर की पूछ ली जाती तो यहाँ 18 जो कि उसकी डॉटर की हो जाती। और समीरा की प्रेजेंट एज बराबर हो जाएगा 3x जो कि है प्रेजेंटेज 3x, यानी 3 इंटू 18 बराबर 54। आशा करती हूँ क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यदि नहीं क्लियर होगा तो आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं सॉल्व कर दूँगी उस डाउट को। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि LCM HCF का है। क्वेश्चन दे रखा है दो संख्याओं का अंतर दे रखा है 26। दो संख्याओं का अंतर 26 है, यदि उनका अनुपात 9:7 हो तो उनका लघुत्तम समावर्तक बताए। यानी LCM उनका बताना है, निकालना है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर उनका दो संख्याओं का अंतर दे रखा है 26 और उनका रेशियो दे रखा है संख्याओं का, यहाँ रेशियो दे रखा है, अनुपात दे रखा है, तो रेशियो है 9:7। 9:7 है और उनका अंतर 26 है। जब 26 दे रखा है तो इस रेशियो का डिफरेंस ले लेंगे, अंतर ले लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 2 रेशियो, जो 2 का गैप आ रहा है इन दोनों रेशियोज के बीच, तो इसको मैं बराबर कर लूँगी, 2 का गैप को बराबर कर लूँगी 26 के। कहाँ गया है इनके अंदर, तो यानी इन रेशियोज का अंतर लिए हैं तो 2 आ गया, 2 को 26 के बराबर करेंगे, इसे काटेंगे तो एक रेशियो का मान निकल कर आ जाएगा 13। एक रेशियो का मान निकल कर आ गया 13। और फिर कहा गया है जो यहाँ पर 13 आया है, ये 13 हमेशा यहाँ संख्याओं के अनुपात संख्याओं में मौजूद रहता है, तो यही होता है HCF। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यही होता है। तो यहाँ पर LCM निकालने के लिए हमें चाहिए LCM। LCM बराबर होता है संख्याओं HCF और A इंटू B। इसको A माने हैं और इसको जो कि B। LCM बराबर होता है HCF और दोनों संख्याओं का गुणनफल। HCF इंटू दोनों संख्याओं का गुणनफल लिया जाता है, यही HCF होता है, इसे ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं सॉल्व करते हैं। तो संख्या बराबर हो जाएगा, संख्या बराबर ले लेंगे यहाँ 13 जो कि HCF है और 13 हर संख्या में मौजूद रहता है। 13 इंटू हो जाएगा 9 जो कि पहला है। यहाँ जैसे कि HCF जो कि 13 है, HCF संख्या बराबर होता है HCF इंटू A जो कि पहला संख्या। फिर यहाँ पर HCF इंटू 13 इंटू फिर B का मान है जो कि 7, तो यहाँ आ जाएगा 7। तो यहाँ से HCF यानी HCF 13 है और यहाँ B, ये तो 9 हो गया और ये A लिखे हैं तो B हो जाएगा। यानी यही सभी संख्याओं में HCF जो कि मौजूद होता है। HCF और LCM के क्वेश्चन में जो भी संख्या होते हैं उनमें HCF मौजूद होता है।
और एलसीएम होता है HCF इंटू दोनों संख्याओं का गुणनफल। हमें चाहिए एलसीएम निकालना है। जैसा कि बताई हूँ, एलसीएम बराबर होता है HCF इंटू दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पर HCF है 13 और पहली संख्या 9 है, दूसरी संख्या 7 है। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से 9 7 63 आ जाएगा और इस 63 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 13 तिया 39 और 13 छक 78, 78 और 3 81, यानी 819 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एलसीएम ही पूछा गया था तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। यदि आप सभी को नहीं आया होगा तो जो भी डाउट्स होगा पूछ सकते हैं कमेंट में। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है 45 लीटर के स्प्रिट और पानी के मिश्रण में यदि 20% पानी की मात्रा है, उस मिश्रण में कितना और पानी मिलाने पर मिश्रण में पानी की मात्रा 25% हो जाएगी। ये सिंपल क्वेश्चन है और मैं बेहद ही इजी कंसेप्ट के साथ समझाने वाली हूँ। तो यहाँ पर डायरेक्टली हो जाएगा 45 लीटर के स्प्रिट और पानी का मिश्रण है 20%। जब भी 20% यहाँ पर 20% जब पानी है तो ओबियसली मिश्रण हो जाएगा 100 माइनस 20 करेंगे तो मिश्रण हो जाएगा 80% का। तो मैं पानी की मात्रा को, पानी की क्वांटिटी को मैं ड्रॉप कर दे रही हूँ और मैं सिर्फ मिश्रण के जो बच रहा है 100 में से उसी को लूँगी। तो यहाँ पर आ जाएगा 80%, लेकिन परसेंटेज जो कि बटा में हो जाएगा 100। इसको बराबर कर लेंगे उस मिश्रण में कितना और पानी मिलाने पर मिश्रण में पानी की मात्रा 25% हो जाए। तो यहाँ पर पानी की मात्रा 25% हो रहा है और यहाँ पर मैं जो यहाँ ली हूँ, यहाँ जो परसेंटेज ली हूँ, यहाँ मिक्सचर का ली हूँ, मिश्रण का ली हूँ। तो जब यहाँ मिश्रण का ली हूँ तो यहाँ पर भी मिश्रण का ही लेना है, तब लूँगी ताकि बराबर बन जाए और इजीली निकल जाए। तो यहाँ एक समान लूँगी, कितना पानी मिलाया जाए कि 25% यानी 100 माइनस 25 करेंगे। 100 में से 25 को माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 75%। 75% जो कि मिश्रण का परसेंटेज है, ये है मिश्रण का परसेंटेज। ये तो पानी का परसेंटेज है, पानी की मात्रा है और 100 में से 75% जो है ये मिश्रण का प्रतिशत है। तो यही हम ले लेंगे इसके बराबर, क्योंकि मिश्रण को मिश्रण के बराबर करना है हमें। तो यहाँ परसेंटेज 75 और परसेंटेज है तो बटा में 100 रहेगा। 100 से 100 चला जाएगा, 100 से 100 चला जाएगा और यहाँ 15 या 45, 3 बार में 15 से चला जाएगा 45, 3 बार में चला जाएगा और 75 15 से चला जाएगा 5 बार में, 5 बार में चला जाएगा। फिर 5 से 16 बार में चला जाएगा, 16 से चला जाएगा 80 5 बार में। तो यहाँ से आ जाएगा 16। तो 16 इंटू 3 कर लेंगे, 16 इंटू 3 कर लेंगे, 3 इंटू 16 करने पर यहाँ से आ जाएगा 48 लीटर, जो कि तो यहाँ से 48 लीटर ये मिश्रण आ गया है। यानी यहाँ पर ये 45 लीटर जो कि स्प्रिट और पानी का मिश्रण था और यहाँ 48 आया है। तो इस 48 को अब यहाँ पर जो कि डायरेक्टली आंसर नहीं हो पाएगा, यहाँ 48 ये 48 जो आया है ये आंसर नहीं है। यहाँ जो 45 लीटर स्प्रिट और पानी की मिश्रण है इसमें से हमें माइनस करना होगा। तो स्प्रिट और पानी की मिश्रण में से हमें माइनस करना होगा 48 को। यहाँ 45 है, 45 इनमें से माइनस कर लेंगे तो यहाँ से 3 लीटर आ जाएगा, 3 लीटर जो कि पानी की मात्रा हो जाएगी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो कि हो जाएगा। तो आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को इजी था, अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलती हूँ
नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन भी बेहद ही सिंपल है। क्वेश्चन दे रखा है, एक धनराशि को ए बी सी में क्रमशः ए बी और सी में क्रमशः 2:3:7 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि बी का हिस्सा 15,000 रुपये है तो बी और सी की हिस्सा का अंतर पूछा गया है। तो यहाँ पर ए बी और सी, ए है 2/3 है जो कि बी और 7 रेशियो जो कि सी का है। कहा गया है 3 बी का रेशियो जो कि 3 है और इस 3 को बराबर कर लेंगे। बी का हिस्सा है 15,000, तो इस 15,000 रुपये के मैं बराबर कर लेती हूँ। 3 से काटूंगी तो यहाँ से आ जाएगा 1 रेशियो का मान, ये 1 रेशियो का मान निकल कर आ जाएगा। 3 × 15 यानी 5,000 निकल कर आ जाएगा 1 रेशियो का मान। कहा गया है बी और सी का हिस्सा का अंतर, तो अंतर यहाँ से ले लेंगे। अंतर 7 और 3 का गैप आ जाएगा 4, तो 4 रेशियो का डिफरेंस आया है। वो भी तो इसको 1 रेशियो के बराबर, 1 रेशियो का मान आया है 5,000, तो इसको बराबर कर लेंगे, गुना कर लेंगे 5 से। तो यहाँ से आ जाएगा 5 चौका 20 और 3 0 लगा देंगे, यानी 20 इन दोनों का आ जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 20,000। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो कि ट्रिगो का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है, यदि 8 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा बराबर है 5, 0 डिग्री ग्रेटर देन थीटा, 0 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 90 डिग्री हो तो tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ कॉस थीटा दे रखा है। तो इस साइन स्क्वायर थीटा, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, जो कि बराबर होता है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा के, तो इसको कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँगी। अब यहाँ पर इसको यहाँ ध्यान दीजिएगा, कॉस थीटा को मान लूँगी ताकि यहाँ कॉस और कॉस बराबर हो जाए, इसलिए कॉस में साइन स्क्वायर थीटा को कॉस में कन्वर्ट कर दी, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा जो कि होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ कॉस थीटा को मैं x मान लेती हूँ ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाए, इसलिए कॉस थीटा को x मान ली हूँ। अब यहाँ पर इक्वेशन दे रखा है 8 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा बराबर 5 है। तो यहाँ से 8 साइन स्क्वायर थीटा को, जैसा कि यहाँ लिख चुकी हूँ, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ 1 माइनस आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 - कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और प्लस है, प्लस में 2 कॉस थीटा जो कि क्वेश्चन में दे रखा है, तो यहाँ 2 कॉस, लेकिन सिर्फ कॉस थीटा है, यहाँ स्क्वायर नहीं लगा है कॉस के ऊपर, बराबर दे रखा है 5। और जैसा कि यहाँ लिखती हूँ पहले ही, कॉस थीटा बराबर x मानी हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से 8 माइनस हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करूँगी तो 8 × 1 8 माइनस से फिर यहाँ पर 8 कॉस को x माने हैं तो 8x स्क्वायर, 8 कॉस की जगह पर यदि x पुट कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा, थोड़ा सा नीचे लिख देती हूँ, 8 यहाँ माइनस रहेगा और 8x स्क्वायर, कॉस की जगह पर x पुट करने पर x स्क्वायर, कॉस थीटा बराबर x पुट करने पर यहाँ आ गया 8x और स्क्वायर रहेगा, 8x स्क्वायर प्लस रहेगा फिर 2, यहाँ पर भी x पुट कर लेंगे, कॉस थीटा के सामने, कॉस थीटा की जगह पर x पुट कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 5। फिर यहाँ से ये हो रहा है 8x स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2,
-2x और यहाँ हो जाएगा माइनस का, यहाँ 8 है और यहाँ 5 है, 8 में से 5 जाएगा तो यहाँ 3 आ जाएगा, माइनस का 3 आएगा, बराबर 0 कर लेंगे। यानी यहाँ क्वाड्रेटिक बन रहा है, यानी द्विघात समीकरण बन रहा है। तो सबसे पहले यहाँ कांस्टेंट पार्ट है 3, इस कांस्टेंट पार्ट में जो यहाँ x के कोफिशिएंट दे रखा है 8, इस x का कोफिशिएंट इधर जाकर कांस्टेंट पार्ट में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो मल्टीप्लाई होने पर ये आ जाएगा 8 × 3 24। अब इस कांस्टेंट पार्ट का मैं फैक्टर गुणनखंड निकालूंगी, तो ये चला जाएगा गुणनखंड, यहाँ कांस्टेंट पार्ट से पहले वाला साइन माइनस है, तो माइनस साइन है, तो दोनों फैक्टर्स जो आएंगे उनका साइन डिफरेंस होंगे। यहाँ यदि माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, साइन डिफरेंस हो जाएगा। और माइनस है तो इसलिए इनका जो कांस्टेंट पार्ट का जो फैक्टर होगा उन दोनों का डिफरेंस 2 के बराबर होना चाहिए। तो ऐसा कोई फैक्टर लेंगे जो कि 2 के बराबर होना चाहिए। तो उसके लिए मैं ले लेती हूँ यहाँ पर 6 और 4, 6 चौका 24 भी हो जाएगा और 6 और 4 का डिफरेंस 2 भी आ जाएगा, जैसा कि बताई हूँ। और यहाँ पर डिपेंड करेगा, अभी साइन के बारे में कुछ भी नहीं बताई हूँ, साइन के बारे में कुछ भी नहीं बताई हूँ। यहाँ डोमिनेट कर रहा है माइनस, यहाँ x के बाद जो साइन है यहाँ पर माइनस है। जब माइनस होता है तो यहाँ वाला साइन इसके अपोजिट होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और प्लस है तो यही बड़ा हो जाएगा, और यहाँ पर दोनों साइन डिफरेंस लिया जाता है, यानी ये प्लस का 6 हो जाएगा और ये माइनस का 4 हो जाएगा। प्लस का 6 वाला जो कि बड़ा होगा और माइनस का 4 जो कि छोटा हो जाएगा। अब जैसा कि यहाँ पर कांस्टेंट पार्ट में मल्टीप्लाई किए थे और उसका फैक्टर किए थे 8 का मल्टीप्लाई किए थे कांस्टेंट पार्ट में, तो 8 का डिवाइड भी करना पड़ेगा यहाँ पर जो x का मान आया है, x बराबर प्लस का 6 और माइनस का 4 आया है, तो इसमें भी 8 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर आ जाएगा, ये x बराबर हो जाएगा यहाँ से 3 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, तो x का मान आ जाएगा 3/4। हमें प्लस वाला ही लेना होता है, निगेटिव वैल्यू नहीं लिया जाता है, तो यहाँ इसको नहीं लेंगे क्योंकि हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। तो यहाँ से x का मान सिर्फ आ जाएगा 3/4। अब x का मान 3/4 आ गया। जैसे कि यहाँ पर x को cos माने थे, एक cos को x माने थे और x का मान आ गया 3, तो cos बराबर आ जाएगा वही cos थीटा जो कि x माने थे, तो इसको ये हो जाएगा 3/4, cos थीटा बराबर हो जाएगा 3/4। 3/4 आ गया, और आप सभी को पता होगा cos थीटा बराबर होता है cos थीटा। मैं इस सबसे पहले यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बना देती हूँ, और cos थीटा बराबर होते हैं आधार बटा कर्ण। तो आधार जो कि 3 न्यूमरेटर में आता है और कर्ण, तो यहाँ पर कर्ण हो जाएगा 90 डिग्री के सामने वाला, राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो कि साइड होता है वो कर्ण होता है, हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पर 4 जो कि सबसे बड़ी भुजा हो जाता है, और यहाँ पर आधार ये हो जाएगा कर्ण यानी हाइपोटेनस, और आधार यानी बेस यहाँ आ जाएगा, आधार का रेशियो आ जाएगा यानी बेस का। तो आधार है 4, हमें चाहिए लंब। यहाँ पर आधार और कर्ण दोनों दे रखा है, और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें लंब का भी ज़रूरत है, यानी परपेंडिकुलर का भी ज़रूरत है। तो यहाँ ये वाला साइड होता है परपेंडिकुलर यानी लंब होता है। मैं अच्छा से लिख देती हूँ। तो ये साइड लंब आता है, और लंब निकालने के लिए यहाँ कर्ण के स्क्वायर कर्ण के स्क्वायर में से √ लंब का स्क्वायर को माइनस किया जाता है। यहाँ 3 रहेगा, 2 नहीं, मुझसे मिस्टेक हो गया, यहाँ रहेगा 3।
4 नहीं रहेगा, सॉरी 3 रहेगा, क्योंकि कर्ण 3 आधार 3 है। तो यहाँ पर 4 के स्क्वायर में से 16, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 16 माइनस 9 करेंगे तो 16 जब रूट से बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा, यहाँ मैं डायरेक्टली 16 माइनस 9 पुट कर लेती हूँ। तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो ये हो जाएगा रूट का 7, तो रूट 7 जो कि 7 आ जाएगा, रूट 7 बराबर 7 आ जाएगा। और जैसा कि यहाँ पर दे रखा है tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ देखिएगा मैं इसे अब मिटा देती हूँ, यहाँ पर अब करना आसान हो जाएगा थोड़ा सा। तो ये हो रहा है, हमें निकालना है tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस, ये क्वेश्चन बेहद ही ईजी है लेकिन आप सभी को समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा है। साइन स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा बराबर होता है लंब अपॉन आधार, लंब है, लंब आया है रूट 7, तो रूट 7 का स्क्वायर करने पर यहाँ पर आ जाएगा, रूट हट जाएगा, स्क्वायर करने पर सिर्फ 7 बचेगा। तो लंब होता है 7, लंब बराबर हो tan थीटा बराबर होता है लंब अपॉन आधार, आधार है 3 तो 7/3 यहाँ से आ जाएगा, 7/3 नहीं होगा, यहाँ 9 हुआ क्योंकि 3 का स्क्वायर करना होगा, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, यहाँ से प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा होते हैं आधार बटा लंब, तो लंब है 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, और आधार जो कि है आधार है 9, 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, और लंब जो कि रूट 7 है तो रूट 7 का स्क्वायर करने पर 7 रहेगा, रूट हट जाएगा स्क्वायर करने पर, माइनस रहेगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है उस कॉट बराबर होता है लंब बटा आधार बटा लंब, लेकिन सेक थीटा बराबर होता है, यहाँ लिख देती हूँ, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण अपॉन होता है, मुझसे मिस्टेक हो गया, कर्ण अपॉन होता है आधार, यानी कॉस के अपोजिट होता है, कॉस थीटा के अपोजिट होता है। जैसे कि कॉस थीटा आधार बटा लंब कर्ण होता है, उसी प्रकार आधार बटा कर्ण कॉस थीटा होता है, उसी प्रकार उसके अपोजिट होता है सेक थीटा कर्ण अपॉन आधार। तो यहाँ पर हमें लेना होगा कर्ण है 4 का स्क्वायर कर लेंगे 16 आ जाएगा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा दे रखा है, और 3 जो कि आधार है 3 का स्क्वायर कर लेंगे 9, यहाँ से आ गया 16/9 सेक का मान। अब यहाँ पर साइन है, साइन बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस कर्ण का साइन बराबर होता है लंब का स्क्वायर अपॉन लंब अपॉन कर्ण होता है स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर तो दे रखा है, तो लंब है रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, सिर्फ 7 बच जाएगा, और कर्ण है 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा। तो यहाँ से 7/9 जो कि tan स्क्वायर थीटा का मान आ गया, सेक स्क्वायर थीटा 16/9 और 7 जो कि सेक साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब यहाँ पर इन दोनों का सम कर लेंगे, यहाँ आ जाएगा, सम करेंगे तो ये हो रहा है, यहाँ देखिएगा 16 और 7 का सम करेंगे तो ये हो रहा है 23 अपॉन हो जाएगा 9, 23/9 हो जाएगा, माइनस में रहेगा 7/16, और यहाँ पर 16, फिर यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, मैं इस साइड कर रही हूँ, 16 और 9 इन दोनों का एलसीएम लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 144, जब 144 आ जाएगा 9, तो यहाँ से 144 में 9 का डिवाइड करेंगे 16 बार में जाएगा, 16 × 23 करेंगे तो 16 × 23 करने पर यहाँ से आ जाएगा 16×3 = 48, यानी ये हो रहा है 368 हो रहा है। फिर 16 का डिवाइड करेंगे 144 में डिवाइड करेंगे तो 109 बार में जाएगा, अब इस 9 बार में जाएगा तो 9 का अंश में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 × 7 = 63, यहाँ से आ जाएगा 63, यानी 368 - 63/44 हो जाएगा।
तो यहाँ देखिएगा 368 आ रहा है और उसमें से 63 करना होगा माइनस और बटा में रहेगा 144। 144 रहेगा, यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। डिफरेंस लेंगे तो यहाँ 5 आ जाए, 8 में से 3 जाएगा, 5 आ जाएगा, फिर 6 में से 0, 6 में से 6 जाएगा, 0 आ जाएगा और 3 जो कि है तो 305 बटा 144 हो जाएगा। 305 बटा 144 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया होगा तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ऑप्शन में नेक्स्ट डे इस क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट को जरूर सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है जो कि ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है एक वृत्त की जीवा ए बी है। मैं पहले ही सर्कल बना ली हूँ। एक वृत्त की जीवा ए बी है और व्यास सी डी है। वृत्त के बाहर बिंदु पी पर मिलते हैं, यानी जीवा और व्यास, जीवा यानी कॉर्ड और डायमीटर दोनों किसी वृत्त के बाहर किसी पी बिंदु पर मिलते हैं। जब वृत्त का निर्माण होता है, यदि पी बी 8 सेंटीमीटर है, ए बी 12 सेंटीमीटर है और वृत्त का केंद्र यहाँ कहीं होगा और इस केंद्र से पी बिंदु की दूरी 18 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या सेंटीमीटर में किसके निकटतम, यानी अप्रॉक्स मान आ जाएगा। अप्रॉक्स में आंसर आ जाएगा किसके निकटतम आएगा। निकटतम यानी अप्रॉक्स में एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा, एक निकटतम लेना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेती हूँ ए बी, जैसा कि जीवा है तो यहाँ ए और बी इसको कॉर्ड मान लेती हूँ और यहाँ पर इस केंद्र से पी बिंदु पर यहाँ कहीं पॉइंट होगा, तो ये हो जाएगा बिंदु पी और ये हो जाएगा केंद्र ओ मान लेती हूँ इसको, राइट। अब यहाँ पर ए है, इसको ए पॉइंट मान लेती हूँ और इसको मान लूँगी जीवा। ए और बी कहा गया है तो ये एक ए बी कॉर्ड आ गया, जीवा आ गया। अब यहाँ पर कहा गया है, इसको सी मान लेते हैं। अब यहाँ पर कहा गया है क्योंकि व्यास, ये व्यास है, व्यास सी और डी, व्यास सी और डी हो जाएगा और जीवा ए बी है, व्यास सी डी है। कहा गया है केंद्र को ओ मानी हूँ, केंद्र से उस पी बिंदु की दूरी 18 सेंटीमीटर दे रखा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, पी बिंदु की दूरी 18 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इस केंद्र से यहाँ पर का डिस्टेंस जो कि 18 का है, इन दोनों का बीच का दूरी, तो यहाँ 18 लिख लेंगे, राइट। ये व्यास है सी और डी जो कि व्यास है और इनके आधा जो कि होता है त्रिज्या यानी रेडियस, तो इसको आर मान लेंगे। इतना साइड्स को, इसको सी से ओ तक की दूरी को आर मानेंगे, ओ से डी तक की दूरी को आर मान लेंगे, यानी त्रिज्या हो जाएगा। जैसा कि कहा गया है ए और बी 12 सेंटीमीटर है, तो इसको 12 सेंटीमीटर, इतनी दूरी को 12 सेंटीमीटर मान लेंगे। फिर कहा गया है ए बी को 12, तो पी और बी जो कि दे रखा है ए बी 12, पी बी 8, तो यहाँ 8 आ जाएगा। जब ये 8 हो जाएगा और ये है आर और ये आर, तो यानी यहाँ पर ये जो आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा कहीं 18 माइनस आर हो जाएगा। 18 माइनस आर इसको मान लेंगे, इतनी दूरी को मैं 18 माइनस आर मान लेती हूँ। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा, डी रहेगा। पहले
P से D तक की दूरी ले लेंगे तो PD इंटू हो जाएगा, फिर P से C तक की दूरी, यानी P से हमें डायरेक्टली P से लेना है, यहाँ D से नहीं। पहले P से D तक की दूरी लिए, उसके बाद डायरेक्टली P से C तक की दूरी लेनी है। तो यहाँ आ जाएगा PC, इंटू में गुना में PC रहेगा, बराबर हो जाएगा। फिर यहाँ से P से B तक की दूरी लेनी है, जैसा कि यहाँ पर लिए हैं P से B तक की दूरी, तो PB, और फिर यहाँ पर P से A तक की दूरी, यानी यहाँ से पूरी डिस्टेंस लेनी होगी P से A तक की, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा PA। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको माने हैं 18 माइनस R मान लिए हैं, यानी यहाँ से D से P तक की दूरी को मैंने 18 माइनस R मान लिया है, क्योंकि ये हो जाएगा 18 माइनस R। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ P से D तक की दूरी को 18 माइनस R माने हैं, तो यहाँ आ जाएगा 18 PD, जो कि 18 माने हैं, तो 18 माइनस R, और फिर कहा गया है P और C, तो यहाँ पर हो जाएगा 18 P से C तक की दूरी, तो यहाँ प्लस का R रहेगा, बराबर कर लेंगे PB जो कि दे रखा है PB, यानी 8 दे रखा है, तो 8 का मल्टीप्लाई कर लेंगे PA जो कि 12 है, तो P से A तक की दूरी को 12 माने हैं, तो यहाँ 8 का, तो P से B तक की दूरी के जगह पर हमें डायरेक्टली 12 नहीं लेना होगा, क्योंकि यहाँ पर P से A तक आने में 8 भी शामिल हो रहा है, 8 भी जैसा कि शामिल हो रहा है, तो 8 और 12 इन दोनों का सम लेना होगा, तो यहाँ आ जाएगा PA की दूरी जो कि 20 हो जाएगा। अब 20 हो जाएगा, तो यहाँ बन रहा है A माइनस B और A प्लस B। जब भी A माइनस B और A प्लस B, तो यहाँ आ जाएगा जैसा कि अलजेब्रा के फॉर्मूला के अनुसार A माइनस B और इंटू होता है A प्लस B, तो ये हो जाता है, यहाँ B रहेगा, यहाँ B रहेगा, तो ये हो जाता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो यहाँ A स्क्वायर मैं नीचे लिखते रही हूँ, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर में होता है, यही यहाँ पर अलजेब्रा का कंसेप्ट भी लगने वाला है। तो यहाँ 18 का स्क्वायर कर लेंगे, 18 का स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा 324, यानी B स्क्वायर, A स्क्वायर और B स्क्वायर हमें निकालना है, क्योंकि यहाँ पर A माइनस B और A प्लस B दे रखा है, तो डायरेक्टली यहाँ पर A के जगह पर 18 मानेंगे, 18 का स्क्वायर करेंगे 324 आ जाएगा, B के जगह पर R मानेंगे और R का स्क्वायर करना होगा, क्योंकि B का स्क्वायर है, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस में रहेगा, यहाँ में प्लस मिस्टेक हो गया मुझसे, माइनस रहेगा, यहाँ माइनस का साइन रहेगा, तो 324 माइनस R स्क्वायर यहाँ से आ गया। अब यहाँ पर 18 20 इंटू 8 करेंगे, 20 और 8 का मल्टीपल हो जाएगा 160 आ जाएगा, और यहाँ पर 24 इंटू 18 24 माइनस R का स्क्वायर आया है इसको सॉल्व करने पर, तो यहाँ से अब सॉल्व कर लेते हैं। 324 माइनस R स्क्वायर, इसको बराबर कर लेंगे 160 के, क्योंकि बराबर में ही तो है, तो 160 के बराबर कर लेंगे, 160 के बराबर कर लेंगे, तो फिर यहाँ से R स्क्वायर बात कर लेते हैं, R स्क्वायर बराबर 324 माइनस 60 करने पर 324 माइनस 160 कर लेंगे, तो यहाँ से R स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4, 12 में से 6 जाएगा 6, और यहाँ पर सिर्फ बचा 2 में से 164 आ जाएगा, 164 आ जाएगा। R स्क्वायर बराबर 164 है, तो R बराबर कहीं ना कहीं यहाँ अंडर रूट 164 हो रहा है, और 13 का स्क्वायर होता है 169 आ रहा होता है, और यहाँ पर 13 हमें निकटतम मान चाहिए, निकटतम अप्रॉक्स में मान चाहिए, तो
यहाँ आना चाहिए, लेकिन 13 नहीं होगा क्योंकि 13 के नियरेस्ट होगा। 13 के नियरेस्ट कोई होगा क्योंकि 64 है। यदि 69 रहता तो डायरेक्टली मैं 13 लिख सकती थी, लेकिन 69 है, 64 है, तो यहाँ पर 13 के नियरेस्ट वैल्यू जो कि 12.8 है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं पूरी तरह से कोशिश की हूँ कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ ये क्वेश्चन। यदि नहीं हुआ होगा तो आप कमेंट में इस क्वेश्चन से रिलेटेड भी जो भी डाउट होगा कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में मैं उसको क्लियर कर दूँगी। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है, सुमन ने 36 किलोग्राम चीनी 1040 रुपये में खरीदी। उसने 10 किलोग्राम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचा। 5 किलोग्राम चीनी का विक्रय मूल्य रुपये में ज्ञात करना है। यहाँ पर लाभ हो रहा है, और जब भी प्रॉफिट होता है यानी लाभ होता है तो प्रॉफिट के केस में ऑलवेज सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस किया जाता है। तो यहाँ पर वही वाला कंसेप्ट लगेगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यानी प्रॉफिट के केस में सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस किया जाएगा। सुमन ने 36 किलोग्राम चीनी 1040 रुपये में खरीदा। उसने 10 किलोग्राम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। उसे 10 किलोग्राम विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है 10 किलोग्राम। तो 10 किलोग्राम का सेलिंग प्राइस है और इसके बराबर लाभ हो रहा है। तो लाभ के केस में सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस किया जाएगा। तो 36 का सेल होगा और उसी पर 36 के कॉस्ट प्राइस पर 36, यहाँ भी 36 रहेगा। 36 का कॉस्ट प्राइस भी हो जाएगा। अब यहाँ पर कॉस्ट प्राइस जो कि 36 है इस साइड ले लेंगे। यहाँ जो बराबर किए हैं सेलिंग प्राइस के, तो यहाँ 36 जो कि 36 का कॉस्ट प्राइस इस साइड आ जाएगा, और ये 10 जो कि सेलिंग प्राइस है इस 36 में से 10 को माइनस कर लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 26 का सेलिंग प्राइस हो जाएगा। 36 माइनस 10 करने पर 26 सेलिंग प्राइस आ जाएगा। इसको काटेंगे तो ये चला जाएगा 18 दूनी के 36 और 13 दूनी के 26। यहाँ से कॉस्ट प्राइस के सामने वाला रेशियो 13 है तो बराबर में 13 रहेगा। और सेलिंग प्राइस जो कि यहाँ पर आ जाएगा, सेलिंग प्राइस बटा में आ जाएगा, और यहाँ पर 18 जो कि नीचे आ जाएगा। 18 नीचे आ जाएगा। जैसा कि कहा गया है यहाँ प्रॉफिट है तो प्रॉफिट यहाँ सेलिंग प्राइस का रेशियो 18 है, कॉस्ट प्राइस का रेशियो 13 है। तो प्रॉफिट के केस में से हमेशा सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस किया जाएगा। तो 18 रेशियो में से 13 रेशियो को माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 5 रेशियो जो कि प्रॉफिट का हो जाएगा। प्रॉफिट का रेशियो जो कि 5 हो जाएगा, और हमें चाहिए प्रॉफिट का रेशियो 5 यहाँ पर बराबर करना होगा हमें, क्योंकि कहा गया है 36 किलोग्राम चीनी को 1040 रुपये में ख़रीदा जाता है। तो इस 13 अभी इसका कोई ज़रूरत नहीं है। अभी मैं इस 13 रेशियो को मैं बराबर कर लेती हूँ 1040 के, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 13 रेशियो का है। यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 13 रेशियो जो कि कॉस्ट प्राइस का है, इस रेशियो को मैं बराबर कर लूँगी 1040 रुपये के। तो एक रेशियो का मान निकल कर आ जाएगा, एक रेशियो बराबर आ जाएगा। यहाँ 1040 है तो यहाँ आ जाएगा 80 से 108 से 104 बार में 13 इंटू 8 का मल्टीपल होता है 104, और 0 है तो 0 लगा देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा गुणज जो कि 13 और 8 का गुणज 104 आ जाएगा, और 0 है तो 0 लगा दें। तो एक रेशियो का मान 80 आ गया। जब एक रेशियो का मान 80 आ गया है तो सेलिंग प्राइस जो कि 18 है, सेलिंग प्राइस 18 है, तो 18 रेशियो जो कि सेलिंग प्राइस का है गुना कर लेंगे 80। तो इन दोनों का 18 इंटू 8 करने पर यहाँ से आ जाएगा 144, लेकिन यहाँ 0 है तो एक 0 लगा देंगे, यानी 1440 आ जाएगा। 1440 आ गया। अभी यहाँ पर हमें इनके डिफरेंस का कोई ज़रूरत नहीं, मैं हटा देती हूँ, मैं ऐसे ही बता दी
डिफरेंस के बारे में। तो 1440 आ गया। यहाँ ये है सेलिंग प्राइस का रेशियो, ये है सेलिंग प्राइस का ये रेशियो है। तो 1440 आ गया। और ये 1440 जो कि 36 किलोग्राम चीनी के बराबर है, तो इसको 3600 किलोग्राम चीनी के बराबर, 36 किलोग्राम, ओनली 36 किलोग्राम है, 36 किलोग्राम चीनी के बराबर है। तो इसको बराबर कर लेंगे 1440 के, 1440 के बराबर कर लेंगे, 36 से काटेंगे 1440 को। तो यहाँ से 1 किलोग्राम हमें चीनी की चाहिए पहले, तभी तो हमें निकालना है 5 किलोग्राम चीनी का विक्रय मूल्य। तो 1 किलोग्राम निकालने के लिए यहाँ से 1 किलोग्राम, तो 36 से डिवाइड करेंगे 1440 में, तो ये चला जाएगा 4 बार में, 4 बार में जाएगा। लेकिन यहाँ 144 36 से 4 बार में चला जाएगा, लेकिन जीरो है तो जीरो लगा देंगे, यानी 1 किलोग्राम बराबर 40 आ गया। 1 किलोग्राम 40 के बराबर आ गया, 1 किलोग्राम जो कि 40 के बराबर आ गया। और यहाँ पर पूछा गया 5 किलोग्राम चीनी का मूल्य, 5 किलोग्राम चीनी का विक्रय मूल्य जो कि रुपए में निकालना है। तो इस 1 किलोग्राम का 40 है, तो हमें यहीं पे 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 इंटू 40 कर देंगे। तो जब इस साइड 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 किलोग्राम हो जाएगा, तो इस साइड भी 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 किलोग्राम चीनी का मूल्य हो जाएगा 200। तो 200 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि टाइम एंड वर्क का है। टाइम एंड वर्क का है क्वेश्चन है, ए एक काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। यदि दोनों में 3 दिन, दोनों ने 3 दिन तक के साथ साथ काम किया, तो काम का कितना भाग शेष बचे। तो यहाँ ए जो कि 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है, यानी इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम हो जाएगा 10 और 15 का एलसीएम 30 हो जाएगा। 30 जो कि टोटल वर्क है, टोटल वर्क जो कि 30 यूनिट है, 30 यूनिट है। अब इसको 10 दिन में 30 यूनिट काम करेगा 3 की इफिशियंसी से, बी 15 दिन में 30 यूनिट काम करेगा 2 की इफिशियंसी से। कहा गया है दोनों मिलकर यदि उन दोनों ने 3 दिन तक साथ साथ काम किया, तो दोनों की इफिशियंसी को ऐड कर लेंगे, कार्य क्षमता ऐड कर लेंगे, तो कार्य क्षमता दोनों की 5 आ जाएगी। दोनों की इफिशियंसी जो कि कार्य क्षमता 5 हो जाएगा। और 3 दिन तक कर रहे हैं, तो यहाँ यहीं पे 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 15 जो कि काम कंप्लीट हो गए। तो अब इस 30 में जो आया है टोटल वर्क में से 15 को माइनस करेंगे, जो शेष आया है यहाँ पर शेष आ जाएगा, शेष आएगा, उसी का पूछा गया है, तो शेष 15 ही आएगा। तो काम का कितना भाग बचेगा, यहाँ शेष 15 है, काम का कितना भाग हमें निकालना है, यानी 15 बटा कर लेंगे, टोटल वर्क है 30, तो टोटल वर्क जो कि नीचे आ जाएगा 15 दूनी के 30, 1/2 भाग बचेगा काम का, शेष जो कि काम का 1/2 बचेगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है 250 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो उसका लाभ प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ पर भी लाभ हो रहा है, यानी प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट के केस में से हमेशा नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन में बताई हूँ, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस किया जाता है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस किया जाता है। यदि परसेंटेज प्रॉफिट निकालना होगा, तो प्रॉफिट के निकालने के लिए यहाँ पर प्रॉफिट बराबर हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन में रहेगा कॉस्ट प्राइस के सापेक्ष में निकाला जाएगा, गुना हो जाएगा 100 का। ये परसेंटेज प्रॉफिट निकालने का कंसेप्ट होता है।
अब यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। कहा गया है 250 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 15 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो 50 केले के विक्रय मूल्य के बराबर, तो यहाँ 50 के बराबर कर लेंगे, 50 केले के सेलिंग प्राइस के बराबर कर लेंगे। इसको बराबर करेंगे 250 केले को बेचने पर यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस पहले आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस बाद में आ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस पहले आ जाएगा और 250 का ही कॉस्ट प्राइस रहेगा। अब यहाँ पर कहा गया है कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस है जो इस साइड आ जाएगा। अब यहाँ पर कॉस्ट प्राइस जो कि 250 है इस साइड आ जाएगा और कॉस्ट प्राइस 250 है जो कि इस साइड आ जाएगा, बराबर हो जाएगा। सेलिंग प्राइस 250 है और यहाँ 50 है। सेलिंग प्राइस 250 में से 50 को माइनस करेंगे, यहाँ 200 आ जाएगा, 200 का सेलिंग प्राइस हो जाएगा। 0 से 0 चला जाएगा और 50 25 5 से चला जाएगा और 5 का 20 4 से चला जाएगा। यहाँ से सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस और बटा में हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस के सामने जो कि 4 है तो बटा में हो जाएगा, यहाँ 4 रहेगा और बटा में हो जाएगा 5। कॉस्ट प्राइस का रेशियो 4 हो जाएगा, सेलिंग प्राइस का रेशियो 5 हो जाएगा। और कहा गया है जो प्रॉफिट हो रहा है यानी लाभ हो रहा है, तो लाभ के केस में से सेलिंग प्राइस में से, लाभ के केस में ऑलवेज सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस किया जाएगा। तो सेलिंग प्राइस का रेशियो है 5 और कॉस्ट प्राइस का रेशियो है 4। इसमें से माइनस करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 1 रेशियो का प्रॉफिट हो रहा है, 1 रेशियो का प्रॉफिट हो रहा है। परसेंटेज प्रॉफिट हमें निकालना है क्योंकि पूछा गया प्रतिशत लाभ निकालना है। परसेंटेज प्रॉफिट में से के केस में हमेशा परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट का रेशियो जो कि अंश में रहता है तो न्यूमरेटर में 1 आ जाएगा और हर जो कि परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस ऑलवेज हमेशा कॉस्ट प्राइस के सापेक्ष में निकाला जाता है। तो कॉस्ट प्राइस जो कि नीचे रहेगा गुना हो जाएगा 100 का परसेंटेज प्रॉफिट निकाला जा रहा है। तो 4 से काटेंगे 100 को, ये चला जाएगा 25 बार में, तो 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। 25% ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बात कर लेते हैं इस क्लास का पीडीएफ। तो इस क्लास का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक मिलेगा, वहाँ से इस क्लास का पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। गाइज आज का ये सेशन यदि आप सभी को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के बीच ज़रूर शेयर करें अधिक से अधिक। और चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।